नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और स्टॉक हमें 4.5% जंप होता हुआ नज़र आता है। तो क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है? क्या यहाँ से हमें तेज़ी देखने को मिलेगी? तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल नंबर पर फोकस कर लेते हैं। नेट सेल्स के बारे में बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2% की ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% की। टोटल के बारे में बात करें 3% और 11% की ग्रोथ नजर आती है। तो नेट सेल्स में जो ग्रोथ हुई है ओवरऑल डिसेंट नंबर्स हमें नजर आते हैं, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है लेकिन बहुत खराब नंबर्स भी नहीं है। अब बात करते हैं ग्रॉस मार्जिन्स के बारे में, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। 3% 2.5% की गिरावट हो रही है। एबिटा मार्जिन में भी गिरावट नजर आती है और नेट मार्जिन भी हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और कंपनी ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ा चुकी है। एक दो बार हमें प्राइसेस रिवाइज होते हुए नजर आए और ग्रामेज कट भी हो चुका है। ग्रामेज कट का मतलब यह है कि अगर आप 10 रुपए में कोई प्रोडक्ट खरीद रहे थे, उसमें आपको 10 ग्राम मिल रहा था, तो 10 रुपए में अभी आपको 8 ग्राम मिल रहा है, तो इसे ग्रामेज कट कहते हैं। तो कंपनीज ने ग्रामेज कट भी किया है और प्राइसेस भी एक दो बार बढ़ा दिए हैं। तो बार बार प्राइसेस भी नहीं बढ़ा सकते हैं वरना कस्टमर्स चले जाएंगे, इसीलिए एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन्स में हमें गिरावट देखने को मिलेगी और वही होता हुआ नजर आता है। तो सेल्स तो ऊपर गया लेकिन प्रॉफिट देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% ऊपर है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है। सेल्स ऊपर गया लेकिन मार्जिन्स नीचे जा रहे हैं, इसलिए नेट प्रॉफिट में आपको कोई खास बढ़ोतरी नजर नहीं आती है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब भी नज़र नहीं आते हैं। सेगमेंटल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो होम केयर में आप देख पाएंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 13% की ग्रोथ हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में 4% की ग्रोथ और 9% की गिरावट हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से इनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन यहीं से होता है। नेक्स्ट है फूड एंड रिफ्रेशमेंट, 5% की ग्रोथ और 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, पहले आप देखिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से था। 4500 करोड़ से भी ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन था मार्च 2021 में, और तब होम केयर का 3800 के आसपास चल रहा था। बाद में देखिए फिलहाल यहाँ पर जो हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से 4700 के आसपास है, ये भी 4700 पे पहुँच चुका है। इनफैक्ट थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें बढ़ोतरी नज़र आती है, तो ये अच्छी बात है कि इनका जो दूसरा सेगमेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। हमेशा से ब्यूटी एंड पर्सनल केयर यहाँ पर तो ये आगे रही हैं, लेकिन होम केयर में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको पता ही होगा कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, तो इससे एचयूएल पे तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट पड़ने ही वाला है। एचयूएल पे क्या, जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज है उस पर इनका इम्पैक्ट पड़ने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल पाम ऑयल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो एचयूएल के मैनेजमेंट का इस पर क्या व्यू है ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इनका मानना है कि इंडोनेशिया ने जो पाम ऑयल प्रोडक्ट्स पे बैन लगाया है ये शॉर्ट लिव्ड होने वाला है, क्योंकि इनका जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन पाम ऑयल से ही आता है। जितना भी वहाँ पर टोटल प्रोडक्शन है उसमें से सिर्फ 1/3 है जो कि लोकली कंज्यूम होता है, बाकी का तो एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर जो बैन लगाया है उससे पाम ऑयल के प्राइसेस में ऑफकोर्स आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि अभी सप्लाई कम हो गया एक जगह से, तो डिमांड ऑफकोर्स यहाँ पर वहीं की वही है, तो आपको थोड़ा बहुत प्राइसेस में जर्क देखने को मिलेगा। इससे सप्लाई चेन पर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन इनका मानना है ये शॉर्ट लिव्ड है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका स्टेटमेंट कि ज्यादा लंबा ये नहीं चलेगा, आपको वापस सिचुएशन नॉर्मल होती हुई नजर आ सकती है। अब फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से 38.5% का रेवेन्यू आता है, होम केयर से 29.4%। अब ये जो लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए अपडेट होना बाकी है, तो यहाँ पर अब ये ऑल सेम हो चुके हैं। जितना कॉन्ट्रीब्यूशन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से आता है उतना ही आपको होम केयर से आता हुआ नजर आता है। ऑफकोर्स एकदम सेम नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी जो नंबर्स देखा था वो क्वार्टर बेसिस का था। ये पूरा साल में तो आपको पहले तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आगे नजर आया था, इसलिए पूरे फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे तो अब भी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आगे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर से दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होता हुआ नजर आएगा।
फूड एंड रिफ्रेशमेंट से 27.8% और अदर सेगमेंट से 4.3%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से 47.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है और होम केयर से 24.7%। तो फिलहाल हमें सेगमेंटल रेवेन्यू में हमने देखा था कि ये सेगमेंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9% की गिरावट हुई है। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन यहीं से आता है। फूड एंड रिफ्रेशमेंट से 22.6% का कंट्रीब्यूशन है और अदर्स है 5.2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 96.3% का रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3.7%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, आरओई 16% है, आरओसी 19% है, जो कि अपने एवरेज से काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुके हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17% है। आप देख पाएंगे 15 से 17% के आसपास से इसके मार्जिन हमें दिखाई पड़ते हैं, वो भी फिलहाल हमें थोड़े बहुत प्रेशर में नजर आ रहे हैं। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, तो फंडामेंटल रेशियोज ओवरऑल अच्छे नजर आते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, हेल्दी ग्रोथ हमें यहाँ पर नजर आती है। बड़ी कंपनी है और एफएमसीजी में वैसे भी वॉल्यूम के बेसिस पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाना एक लेवल के बाद मुश्किल हो जाता है, तो इस हिसाब से डिसेंट ग्रोथ है। और ये पहली एफएमसीजी कंपनी है जिसने एक साल में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का सेल किया है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी हेल्दी फाइनेंशियल ट्रेंड हमें दिखाई पड़ता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 61.9%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 3.6%, अदर डीआईआई 8%, एफआईआई 13.6% और रिटेल एंड अदर्स में 12.8% की हिस्सेदारी। तो ओवरऑल इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, 50% से ज़्यादा प्रमोटर के पास है और बाकी में भी आपको इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट दिखाई पड़ता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 37 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 78% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 67% का अपसाइड है, मीडियन है 19% का अपसाइड और लोअर साइड पे 8% की गिरावट बताई जा रही है। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़ी कंपनी है, नो डाउट। प्राइस टू अर्निंग्स के बारे में बात करें तो 59:60 का इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, पी रेशियो है, जो कि अपने पीयर्स के साथ ही चल रहा है। डाबर का 70 के आसपास है, गोदरेज कंज्यूमर का उसके साथ चल रहा है, पीजीएचएच का 80 के आसपास है, कोलगेट का आपको सस्ता नजर आता है 40 के आसपास है और इमामी का भी 37 के आसपास है। लेकिन ऑफ कोर्स क्वालिटी में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, कंपनी का जो क्वालिटी है उसमें भी डिफरेंस है। तो इस सबसे बहुत ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर को हमेशा से प्रीमियम वैल्यूएशन ही मिलता है। उसका रीज़न है कि ये थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल होता है। ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे आगे कैसा होगा। प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई कितना बिस्किट कंज्यूम होगा, कितना टूथपेस्ट कंज्यूम होगा, ये सब कुछ प्रेडिक्ट करना थोड़ा बहुत इजी होता है दूसरे बिजनेसेस के कंपैरिजन में। इसीलिए भी, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं रोज ब रोज हम लोग यूज करते हैं, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे डेंट आ जाएगा, उसके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रीमियम वैल्यूएशन दिया जाता है। प्राइस टू बुक रेशियो 10 के आसपास है, पीयर्स के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2800 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 1950 1900 के लेवल तक पहुंच चुका था और वहां से हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 20, 50 और 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन अब भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे नजर आता है। और सीक्वेंस आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा नीचे 20 है, फिर 50 है, फिर 100 है और फिर 200 है। तो अब भी आपको सबसे ज़्यादा बियरिश सीक्वेंसी मूविंग एवरेज इसमें दिखाई पड़ता है। डेली आरएसआई 61 है, मोमेंटम की शुरुआत होती हुई नजर आती है और आज जो बाइंग हुई है उसमें भी थोड़े बहुत अच्छे वॉल्यूम्स दिखाई पड़ते हैं। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे हमें नजर आएगा कि 200 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद हमें यहाँ पर तेजी की थोड़ी बहुत शुरुआत होती हुई नजर आती है। वीकली आरएसआई 49 का लेवल है, आप देख पाएंगे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन देखने को मिली थी, लेकिन वहाँ से एक रिकवरी होती हुई नजर आती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो जो करंट मार्केट प्राइस है उसके आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आता है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली और पहली बार स्टॉक यहाँ पर पहुँच रहा है। गिरावट के बाद पहली बार ये लेवल हमें आता हुआ नजर आता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से स्टॉक हमें थोड़ा बहुत नीचे भी आता हुआ नजर आ सकता है। ये रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 20 to 50 का लेवल है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो 1900, 1920, 1930 ये सारे लेवल्स एज अ सपोर्ट हमें दिखाई पड़ते हैं।
यहाँ पर गिरावट हुई, सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर से गिरावट हुई, सेम लेवल पे सपोर्ट लेकर हमें तेजी देखने को मिला। ये हाई हमें टूटता हुआ नजर आया, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ, फिर से हमें एक ये हाई टूटता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि हाईज हमें टूटते हुए नजर आते हैं, लेकिन मेन रेजिस्टेंस अब भी यहाँ पर टूटा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए, एक रेंज में बना हुआ है। मिड टर्म के बारे में बात करें तो हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एकदम रेजिस्टेंस में तो यहाँ पर तो खरीदारी करने का कोई सेंस नहीं बनता है। या तो रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट पे खरीदना चाहिए या फिर सपोर्ट के आसपास खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये स्टॉक हमें 2000 से करके 2050 के आसपास मिलता है तो ये एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पर हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं, खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो लो बनाया था उसके नीचे हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1890 का स्टॉप लॉस रखने के बारे में सोच सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आपको ये 2000 के नज़दीक मिलेगा उतना ही ज़्यादा बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलेगा। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम टारगेट अपना ये रख सकते हैं जो कि अपना ऑल टाइम हाई था, तो ये टारगेट हम रख सकते हैं। टाइम लगने वाला है, ऐसा नहीं है कि 3 महीने में पहुंच जाएगा, टाइम लगने ही वाला है। एक आध साल आपको यहाँ पर तैयारी रखनी चाहिए, लेकिन जो रिटर्न्स हैं 20-30% मिलता है एक साल में, तो ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में, तो एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचा जा सकता है। रिजल्ट्स भले मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स नहीं है, आज स्टॉक में तेजी आई मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से एज ए इन्वेस्टर ये जो रिजल्ट्स हैं वो एकदम फैंटास्टिक, एकदम खुश हो गया। इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं, लेकिन डिसेंट रिजल्ट्स हैं, मार्जिन फिर भी बहुत ज़्यादा इरोड नहीं हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। और इनका जो होम केयर का सेगमेंट है वो भी इंप्रूव हो रहा है, तो हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, रिजल्ट्स भी हमें यहाँ पर अच्छे नज़र आते हैं, ओवरऑल अच्छे नज़र आते हैं। खराब नहीं है भाई एफएमसीजी में, ये अच्छी बात है क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस ही इतने बढ़ चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा देखने को मिलता है, डीआईएस का स्टेक भी बढ़ता जा रहा है और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बुलिश नजर आते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन प्रीमियम है, अभी पीयर के कंपैरिजन के हिसाब से तो ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, लेकिन ओवरऑल एफएमसीजी का ही आपको प्रीमियम नजर आएगा। एफआईआई का स्टेक हमें कम होता हुआ नजर आता है और टेक्निकल्स भी काफ़ी ज़्यादा वीक नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए वीक है अवॉइड करना चाहिए, मिड टर्म के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा 2000-2050 के आसपास खरीदेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। 1890 का स्टॉप लॉस यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।